नमस्कार, मैं धर्मपाल धनखड़। आज हम बात करेंगे रुपए की निरंतर गिरती सेहत की। पिछले दिनों रुपए के गिरने पर हंगामा बरपा था। हम सब परेशान थे कि आखिर रुपया इतना नीचे क्यों गिर रहा है। सरकार भी परेशान रही कि रुपए को गिरने से रोका कैसे जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के कर्ता धर्ता भी रुपए की गिरावट रोकने के लिए अपनी कारसाजी करते रहे, लेकिन कई बार हम नाहक परेशान होते हैं, उल्टा सोचने समझने लगते हैं, जो ठीक नहीं है। वास्तव में रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब कई दिनों से शांति है, क्योंकि विगत 16 जुलाई को रुपए ने गिरावट की ऐतिहासिक ऊंचाई को छू लिया था। उस दिन डॉलर की कीमत 79 रुपये 99 पैसे तक पहुंच गई थी। उसके बाद से डॉलर 79 रुपये 55 पैसे से 80 रुपये के बीच में ही टिका हुआ है। खैर, रुपया गिरे या डॉलर बढ़े, इसकी कोई इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं रह गई है, क्योंकि हम सब गिरने और उठने के भाव से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वो दौर बीत चुका है जब रुपया गिरने से भारत की साख गिरती थी और हमारा सिर शर्म से झुक जाता था। अब तो रुपए के मुकाबले डॉलर महंगा होने से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमारा सम्मान बढ़ रहा है। इस सम्मान के मुकाबले डॉलर की मजबूती तुच्छ सी बात है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, इसलिए देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। हम भारतीय बहुत ही देशभक्त किस्म के प्राणी हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार घट रही थी, तब हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही थी और हम सबसे महंगा पेट्रोल डीजल खरीद कर न केवल खुश थे, बल्कि गर्व भी महसूस कर रहे थे। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ती भी है, तो भी इसका कोई खास असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र और बाजार के तमाम सिद्धांत फेल हो जाते हैं। इनकी क्या कहें, हमारे यहाँ तो जीवन मूल्यों की सीख देने वाले तमाम सिद्धांत भी यूं ही धरे रह जाते हैं और सिद्धांतहीन लोग जीवन की रेस में सबसे आगे निकल जाते हैं। खैर, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर हम किराया भाड़ा बढ़ा देते हैं, महंगाई फिर भी नहीं बढ़ती। चूँकि हमारे किसान बहुत मेहनती हैं, वे महंगी खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली और डीजल का प्रयोग करके प्रचुर मात्रा में अन्न, सब्जियां, फल और दूध आदि पैदा करते हैं। इसी बूते पर हमारे प्रधान सेवक सारी दुनिया को खिलाने का दावा कर देते हैं। वो दीगर बात है कि अंदरूनी कारणों से चंद रोज बाद ही अन्न के निर्यात पर रोक लगानी पड़ गई। किसान अथक मेहनत से भरपूर अन्न पैदा करते हैं, इससे खाने पीने की चीज़ों के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ते। वो तो बिचौलिए यानी व्यापारी ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन सारी महंगाई को किसान के उत्पाद बराबर कर देते हैं। किसान की किसी भी फसल का बाजार में रेट बढ़ जाए तो सरकार विदेशों से आयात करके उसके दामों को नियंत्रित कर लेती है। 90 के दशक में वैश्विक मंदी के दौर में भी खेती किसानी के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से खड़ी रही थी। कोरोना महामारी के दौर में भी जब अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की जा रही थी और जीडीपी की दर -29 तक गिर गई थी, तब भी अकेला कृषि क्षेत्र जीडीपी को नीचे जाने से रोके रहा। हमारे यहाँ के किसान बेहद मेहनती होने के साथ बहुत दरिया दिल भी हैं। ज़्यादातर फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित होते हुए भी वे अपनी फसल मंडी में औने पौने दामों पर बेच जाते हैं। चूँकि उन्हें पैसे की खास दरकार नहीं होती, खाना पीना खेत से मुफ्त आ ही जाता है। कर्ज में दबा किसान आत्महत्या भले कर ले, लेकिन कर्जदार उद्योगपतियों की तरह कभी देश छोड़कर नहीं भागता। इसलिए भारतीय किसानों को खुशहाल माना जाता है। इतने सब पर भी सरकार किसानों की दशा सुधारने को लेकर बेहद चिंतित रहती है। वार्षिक बजट इस तरह से पेश किया जाता है मानो सरकार ने किसानों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया हो और किसान दोनों हाथों से खजाना लूट रहे हैं। ये देखकर अन्य तबकों के लोग दिल महसूस कर रह जाते हैं, हाय, सब कुछ तो सरकार ने किसानों को लुटा दिया, अब उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। वर्तमान सरकार तो किसानों को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित है। इसीलिए 2-2.5 साल पहले कृषि और किसानों की भलाई के लिए 3 नए कृषि कानून लेकर सरकार आई थी। लेकिन हमारे देश के किसानों को ये बात रास नहीं आई कि कोई सरकार उनका भला करने की हिमाकत कैसे कर सकती है। खेती किसानी छोड़कर 8 हटे इनके विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिन तक डटे रहे। अंततः प्रधान सेवक को गलती स्वीकार करके कृषि कानून रद्द करने पड़े।
उन्होंने माना कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए वे किसानों की भलाई के लिए बनाए गए कृषि कानूनों को देश हित में वापस ले रहे हैं। हमारे साहिब की ये तासीर भी गजब की है कि वह हर काम देश और देशवासियों के हित में ही करते हैं। वे देश हित में ही एक झटके में कारपोरेट टैक्स में 145 लाख करोड़ की तक कटौती कर देते हैं और उसकी भरपाई के लिए व्यापक जनहित में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ा देते हैं। अब ये बात अलग है कि विरोधी दल वालों को उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती। उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। ये लक्ष्य हासिल हुआ या नहीं, इसकी किसको पड़ी है। ऐसे सैकड़ों लक्ष्य निर्धारित किए गए, अब वे हासिल हुए या नहीं, इसके पचड़े में क्या पड़ना। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर प्रधान सेवक ने अगले 25 साल यानी साल 2047 तक के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। एकदम साफ सुथरा रोड मैप बनाया है। अब छोटे मोटे लक्ष्य भूल जाइए। सभी गरीबों को पक्के मकान मिले या नहीं, किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं, हर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिले या नहीं, स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए। नोटबंदी से देश का सारा काला धन सफेद हो गया तो स्विस बैंकों में जमा धन कैसे काला रह सकता है, वो भी अपनी कालिक त्याग कर सफेद हो गया। अब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है या मजबूत, इसकी चिंता छोड़कर आप आज़ादी के अमृत महोत्सव का भरपूर आनंद लीजिए। इस बात पर आपको गर्व होना चाहिए कि आप आज़ादी के अमृत काल में सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, ऐतिहासिक अमृत काल के भोगी हैं, साक्षात गवाह है और अगले 25 साल के लक्ष्य को हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता। जिस डॉलर की मजबूती को लेकर आज आप परेशान हैं, हो सकता है अमृत महोत्सव और अमृतकाल खत्म होते होते वही डॉलर रुपए के सामने पानी भरने लगे। हो सकता है अमृतकाल के चलते पूरी दुनिया में रुपए का सिक्का जम जाए और हम एक बार फिर विश्वगुरु बन जाए। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, इसीलिए उम्मीद का दामन कसकर पकड़े रखिए। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक अपील। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। और यदि पसंद नहीं भी आया हो तो डिसलाइक अवश्य करें, साथ ही कमेंट करके बताइए ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।